नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी भाजपा। 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। कई घोषणाओं की दे सकते हैं सौगात। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपा गए। गृह मंत्री अमित शाह धामी सरकार के कार्यों की जमकर की सराहना। लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में भी भरा जोश। देहरादून के रजिस्ट्री घोटाले के प्रकरण में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी। एसआईटी खंगाल रही आरोपियों की कुंडली। जांच में एक के बाद एक खुल रहे कई राज। और राजधानी देहरादून में राज्य भर के टीचर्स ने किया हल्ला बोल। आश्वासन के बावजूद मांगे पूरी न होने पर फूटी नाराजगी। सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं भाजपा की तैयारियों को लेकर। प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि वो सोमवार को पिथौरागढ़ जाएंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं सीएम धामी 10 अक्टूबर को पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। बता दें कि पीएम मोदी 12 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। पीएम पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा है और उद्देश्य से कुछ बातचीत चर्चा होनी थी। प्रधानमंत्री 12 तारीख को आ रहे हैं। पिथौरागढ़ हमारी बड़ी जनसभा है और कल मैं भी पिथौरागढ़ जा रहा हूं और परसों सीएम साहब का भी पिथौरागढ़ दौरा रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा कई मायनों में ऊर्जा प्रदान करने वाला रहा। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने धामी सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की, तो वहीं आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी काम किया है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा कई मायनों में अहम रहा। उनके दौरे से जहां एक तरफ पार्टी को सकारात्मक ऊर्जा मिली, तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी काम किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की, तो वहीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में भी बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। लेकिन देर शाम पार्टी कार्यालय पहुंचकर अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी परखा और धामी सरकार के कार्यों का फीडबैक लेने के अलावा संगठन के कामकाज को लेकर भी जानकारी जुटाई। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि धामी सरकार राज्य में बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से राज्य व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाने पर जोर दिया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 5 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कुछ खास टिप्स भी दिए। मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के विषय थे। पहला विषय केंद्र और प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को गांव तक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम आज की तारीख में सोशल मीडिया हो गया है, इसलिए उसका प्रयोग होना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जो भी विषय सोशल मीडिया में जाए वो प्रामाणिकता का होना चाहिए। कई बार सोशल मीडिया द्वारा कुछ प्रकार के भ्रामक प्रचार किए जाते हैं जिसमें समाज में उसका एक प्रभाव उचित अच्छा नहीं पड़ता है, लेकिन हम जिस विषय को भी सोशल मीडिया के माध्यम से जनता पहुँचाए उसमें एक प्रभावशाली और उसका एक सच्चाई का आधार होना चाहिए। तीसरी बात, सोशल मीडिया से अपने हर बूथ तक के कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के कामों को आम जनता तक पहुंचाने का जहां एक तरफ फरमान अमित शाह ने सुनाया, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की भी अमित शाह ने खुलकर सराहना की है। सारे कामों की उन्होंने तारीफ की है, क्योंकि प्रदेश के अंदर पिछले दिनों जो भी निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए हैं उनकी चर्चा उत्तराखंड में नहीं पूरे भारतवर्ष में हुई है। चाहे सख्त नकल विरोधी कानून का विषय हो, यूसीसी का मामला सबके सम्मुख है, महिलाओं को क्षेत्रीय आरक्षण का विषय है और उत्तराखंड आंदोलन में जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी रहे उनको आरक्षण देना विषय हो। इसके साथ साथ जबरन भूमि भी जो कब्जाने का षड्यंत्र राज्य के अंदर हो रहा था उसके संदर्भ में का विषय, इन सब विषयों ने एक प्रकार से पूरे देश के अंदर पुष्कर धामी जी ने के कार्यों की सराहना हुई। उसको इसलिए उन्होंने कहा हमारे यहाँ उत्तराखंड का संगठन और सरकार अच्छा चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा लोकसभा चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार जो टिप्स लोकसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए हैं उन पर बीजेपी आने वाले समय में कितना अमल करती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट।
हल्द्वानी पहुंचे पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि भाजपा राज्य की 5 सीटों के साथ ही पूरे देश में पहले के मुकाबले और ज्यादा सीट हासिल करेगी। वहीं उनसे जब पूछा गया कि क्या आप पौड़ी से ही सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर तीरथ सिंह रावत ने कोई जवाब नहीं दिया। बता दें कि सांसद तीरथ अपने कमीशन खोरी वाले बयान पर भी पलटते नजर आए। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में सरकार बेहतर काम कर रही है। 2024 को हम पूरी तरह यहाँ की तो 5 सीटें फतेह करेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पूरा देश के अंदर भी पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह काम किए हैं आम जन के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह कर दिखलाया। कोविड के समय में भी गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों के घर घरों में राशन पहुंचा, आज भी पहुंच रहा है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश में अपनी सभी इकाइयों को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। बता दें कि रविवार को राजधानी देहरादून में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के प्रदेश प्रभारी ने संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में 2 दिन सर्वोदय कैंप का आयोजन किया जाएगा, जबकि ब्लॉक स्तर पर 1 दिन सर्वोदय कैंप लगेगा। तो आज उत्तराखंड के अंदर लंबे समय से जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे संगठन की इकाइयां बन चुकी हैं, उन साथियों के साथ मुलाकात करना, जहां जहां पे संगठन अभी नहीं बना है उस संगठन का निर्माण करना, चाहे वो राज्य स्तर पे है चाहे जिला स्तर पे है, और उसको नीचे तक हमारे ब्लॉक और ग्राम स्तर के ऊपर, ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर संगठन को लेके जाना, ये हमारा उद्देश्य है। देहरादून में रजिस्ट्री घोटाला प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने अब आरोपियों की पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले में अब तक 2 वकीलों समेत 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, मगर अब इस पूरे खेल में एक और शातिर खिलाड़ी को गिरफ्तार किया गया है, जो रजिस्ट्री कार्यालय में फर्जी बेनामों को बनाने में सबसे अहम रोल निभाया करता था। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून के रजिस्ट्रार ऑफिस में हुए रजिस्ट्री फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसआईटी अब आरोपियों की पुरानी फाइलें खोलने लगी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि करीब 600 करोड़ का घपला किया गया है। वहीं एसआईटी ने अभी तक इस पूरे मामले में 2 वकीलों के साथ 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एसआईटी की टीम ने एक और आरोपी अजय मोहन पालीवाल को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी रजिस्ट्री कार्यालय में फर्जी बेनामों को बनाने में सबसे अहम रोल निभाया करता था। चलिए अब ये जान लेते हैं कि जो आरोपी अजय मोहन गिरफ्तार हुआ है वो किस तरह से फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में अपना हुनर दिखाया करता था और कितने रुपए लिया करता था। अजय मोहन पालीवाल ने साल 1988 में फोरेंसिक साइंस से पत्राचार से डिप्लोमा कोर्स किया था। साल 1994 में डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर से एलएलबी और साल 2017 में आईएफएस पुणे से पीजी सर्टिफिकेशन इन फॉरेंसिक और साल 2019 में ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड से फॉरेंसिक साइंस में एमएससी की हुई थी। अजय मोहन का चैम्बर मुजफ्फरनगर कचहरी में है। साल 1988 में हस्ताक्षर मिलान और हस्तलेख मिलान का काम निजी तौर पर शुरू किया था। सबसे पहले सुभाष विरमानी के लिए हस्ताक्षर मिलान का काम किया करता था। इसके बाद वकील कमल विरमानी के लिए काम किया और रोहताश के माध्यम से उनके पास आने लगा था। अजय मोहन हस्तलेख और हस्ताक्षर का विशेषज्ञ था, इसलिए मास्टरमाइंड केपी और ओमवीर ने अजय मोहन को फर्जी दस्तावेज तैयार करने की एवज में मोटी रकम देने की बात कही थी। केपी सिंह और उसके साथी का आधा जीवन कचहरी में ही बीता है। वो जानते थे कि उन्हें कहां से और कौन से दस्तावेज मिल सकते हैं। आरोपी पुरानी टेंडर दस्तावेज जो कि उन्हें नष्ट करने थे वो वहां से हटा लिया करते थे। टेंडर के लिए ठेकेदार कई तरह के स्टाम्प जमा करते थे और इन्हीं स्टाम्प पेपरों में बहुत ही कम लाइनें लिखी होती है। अजय मोहन नमक के तेजाब से पुराने कागजों को कोरा बनाता था। इसके लिए पुराने और मोटे कागजों को गीली रुई से रगड़े जाते थे, जिससे स्याही कागज की पतली परत से उतार दी जाती थी और कागज कोरा कर दिया जाता था। इसके बाद स्केच पेन को गीला कर उन्हीं लाइनों के ऊपर नई लाइनें लिखी जाती थी और अधिकारियों के हस्ताक्षर स्कैन कर कागज पर छापे जाते थे।
पूरा बैनामा तैयार करने के बाद आरोपी खुद ही उसमें तत्कालीन अधिकारियों के हस्ताक्षर भी कर दिया करता था और पूरा बैनामा बनाने के लिए 1 लाख रुपए और हस्ताक्षर करने के लिए 25,000 रुपए वसूलता था। जमीन धोखाधड़ी से संबंधित मुकदमे में एसआईटी और कोतवाली पुलिस द्वारा एक अभियुक्त अजय मोहन पालीवाल को गिरफ्तार किया गया, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है और जो केपी सिंह का जो गैंग के रूप में जो पहले पूर्व में दर्ज हुए थे मुकदमे, उसमें यह इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके द्वारा जो है ऐसे दस्तावेजों को कूटरचित करना और कौन से फर्जी दस्तावेज हैं उसकी जानकारी करके वैसे फोरेंसिक के रूप में उसके द्वारा इसमें षड्यंत्र किया गया था। इसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ ऐसे पूछताछ में बहुत सारे ऐसे लिंक मिले हैं जिससे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में आगे और भी ऐसे संदिग्ध हैं जो इसमें शामिल थे। एसआईटी की जांच के बाद इस पूरे मामले में कई अहम सुराग खुलते जा रहे हैं और सुराग हाथ लगने के साथ ही टीम ने अभी तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मगर जिस तरह से इस पूरे घपले में हर आरोपी के तार एक दूसरे से जुड़ते हुए जा रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि इस पूरे घोटाले का जाल काफी दूर तक फैला है और आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं पंतनगर के नगला में प्रदर्शन पर बैठे लोगों का समर्थन भाजपा नेता राजेश शुक्ला ने भी किया। बता दें कि राजेश शुक्ला प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि नगला में लोग हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण चिन्हित कर कार्यवाही के लिए कहा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों ने क्षेत्र के 700 परिवारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमा दिया है। एक बहुत ही गंदी राजनीति के तहत कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने अपने चहेतों के जरिए ये सन 60 से बसे हुए इन गरीब लोगों को, जो 750 से अधिक परिवार हैं और कम से कम 6-7 हज़ार की आबादी होगी मेरे ख्याल से, इनको उजाड़ने के लिए ग्रिड डाल दी गई और हाईकोर्ट में पीडब्ल्यूडी को और पंतनगर यूनिवर्सिटी को और फॉरेस्ट को पार्टी बना दिया गया। इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा अगर ये उजड़ गए तो। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के 2 घरों में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान की। आरोपी ने मौका पाकर दोनों घरों में घुसकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया था। एसएसपी ने बताया कि आरोपी पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। देखिए, मुखानी क्षेत्र में एक चोरी जून के महीने में और 1 सितंबर माह में की गई थी। इन दोनों चोरियों में लगभग 4.5 लाख रुपए के आभूषण चोरी हुए थे और जो हमारे मुखानी थाने की टीम है उसके द्वारा और एसओजी के द्वारा वहाँ पे सर्विलांस किया गया, जो उनसे पूछताछ की गई। जो शहर के जितने भी सीसीटीवी है उनको हमने देखा और इतने एफर्ट के बाद में जीरोइंग करने के बाद में एक अभियुक्त राजकुमार राठौड़ जो है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके कब्जे से चोरी का सामान ही बरामद। उधर काशीपुर में पुलिस ने गंगे बाबा रोड पर एक घर में छापा मारकर लाखों रुपए का जुआ खेल रहे 17 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7,47,000 रुपए भी बरामद किए। वहीं एसपी अभय सिंह ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद कार्रवाई की। कई दिनों से काशीपुर पुलिस को एक इनपुट मिल रही थी कि कुछ लोग हैं कि जो यहाँ पे अवैध कसिनो और अवैध जुए का जो खेल है उसको करा रहे हैं और मोटा लाभ कमा रहे हैं और इसमें बाहर की जनपद, बाहर के प्रदेशों से भी लोग आ करके और इसमें संलिप्त हैं और जो कि खेल को खेल रहे हैं और वहाँ पे जुआ कराया जा रहा है। इस चीज़ को हमने काफ़ी गंभीरता से लिया कि बाहर के लोग आ करके और इस तरीके से एक अराजक माहौल बना करके, तब हमारी टीमों ने वहाँ पे रेड करी। रेड करने में हमें वहाँ पे मौके पे 17 लोग मिले जिनके पास से जो कि 11 मोटरसाइकिलों से आए थे और 7,52,000 रुपया कैश, लगभग 8-10 के करीब में ताश की गड्डियाँ और 15 मोबाइल हमारे द्वारा बरामद किए गए। राजधानी देहरादून की शिमला बाईपास रोड पर यातायात के नियमों का उल्लंघन कर वीडियो बनाने वाले 2 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें उन्होंने शिमला बाईपास के मेन चौक में चारपाई डालकर वीडियो बनाई थी। वहीं एसएसपी ने यातायात के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला जो सेंट जूड चौक पर चारपाई लगाकर प्रातःकाल वहाँ पर बैठ गए और वहाँ पर रील बनाई गई थी, उसको अपलोड कर दिया गया था, जिसमें बहुत सारे पब्लिक के नेगेटिव कमेंट्स भी आए और उसमें इस चीज़ की भर्त्सना भी की गई कि एकदम एक्ट गलत है। और इसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस की जो सोशल मीडिया सेल द्वारा इसको संज्ञान में लेते हुए इसमें जाँच की गई और जाँच के बाद इसमें थाना पटेल नगर पर मुकदमा भी 2 लोग पर दर्ज किया गया जिनका नाम गौरव व अब्दुल है
और इनके द्वारा बताया गया कि अपने रील्स बनाकर लाइकिंग्स के लिए उनके द्वारा प्रातः जो है चौक पर खटिया चारपाई बिछाकर एक रील बनाई गई थी और भविष्य में उन्होंने कहा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन जो इन्होंने नियम विरुद्ध कार्य किया, जो पब्लिक सेंटीमेंट से जो कमेंट्स देखे गए, जो कानूनी रूप से विधि सम्मत नहीं था, उसके खिलाफ दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं देहरादून पुलिस ने इंग्लैंड निवासी एनआरआई महिला की करोड़ों की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया। बता दें कि नगर कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी ओमवीर के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज हैं। ओमवीर दून में विवादित और काफी वक्त से खाली पड़ी रहने वाली जमीनों पर नजर रखता था। मौका मिलने पर फर्जी दस्तावेज बनाकर उन जमीनों का सौदा करता था। जब ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन तय तक गई तो इसमें 3 लोग के नाम आए। जो ओमवीर है, ये पूर्व में भी इसमें अरेस्ट हो चुका ज़मीन के धोखाधड़ी और 302 में क्लेमेंट टाउन से, और साथ ही साथ के 2 साथी हैं सतीश और संजय जो मुजफ्फरनगर के हैं। तो जो एनआरआई थे, इनके फादर का 1979 का एक डेथ होने के बाद एक दिखाया गया कि उनके द्वारा एक क्रय विक्रय विलेख राम रतन शर्मा के नाम कर दिया गया और उसके आधार पर इन्होंने इस प्रॉपर्टी को दिल्ली निवासी पीएस निश्चल हैं, उनको 1,90,00,000 रुपये से ले चुके थे एडवांस से। बाकी सौदा जो है इनका 3 करोड़ से ज़्यादा का था और ये पैसे आपस में विविध बड़ों द्वारा बांट लिए गए थे। जब ये सारे फर्जी विलेखों को चेक किया गया और साथ ही साथ जो उसमें साक्ष्य है, तो उसमें 3 लोग की इसमें गिरफ्तारी की गई है। रविवार को राजधानी देहरादून में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने शहर की सड़क पर उतरकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सरकार जागरण रैली निकाली। नाराज शिक्षकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने अपनी मांगों पर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल से भी बातचीत की। उत्तराखंड के जो शिक्षक छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं, वो आज राजधानी देहरादून की सड़कों पर उतरे और आप देख सकते हैं कि कितने बड़ी तादाद में जो है वो शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। और सरकार जागरण रैली जो है वो राजकीय शिक्षक संघ ने ऐलान किया था कि 8 अक्टूबर को रविवार के दिन जो है वो सरकार जागरण रैली निकाली जाएगी और सरकार को जगाने का काम किया जाएगा, क्योंकि कई मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के साथ सहमति बनी थी, उन पर आदेश जारी हुए नहीं है। बातचीत करने के लिए तमाम जो शिक्षक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या जरूरत पड़ी है कि वो स्कूलों को बजाय यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। राम सिंह भाई, किस तरीके से देखते हैं, संगठन ने आह्वान किया था, कितनी बड़ी तादाद में शिक्षक पहुंचे और आपने आदेश भी इसको लेकर जारी किए थे कि प्रत्येक जो सदस्य है वो इस जो रैली में पहुंचे? निश्चित रूप से मैं राजकीय शिक्षक संगठन के प्रत्येक सदस्य में गर्व है और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आज 15 से 16 हज़ार के लगभग हमारे शिक्षक बहुत दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पे पहुँचे हैं। और आप चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे आपका हरसिल हो या चमोली का हमारा जो अंतिम जो बॉर्डर है वहाँ का शिक्षक हो, वो बड़े उत्साह के साथ अपने मांगों को मनाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए देहरादून में उपस्थित हुआ है। जैसा कि आप भी जो पहली बैठक थी आप वहाँ पर उपस्थित थे 4 अगस्त, माननीय मंत्री जी और शासन विभाग के साथ समक्ष माननीय मंत्री जी ने कुछ मांगों पर सहमति जताई थी कि 2 महीने के अंदर हम इन मांगों को पूरा करेंगे। किंतु मैं इसे दुर्भाग्य कहूँगा। काफ़ी दूर से आप भी पहुँचे हैं यहाँ पर, सीमांत जनपद के लगभग चंपावत से यहाँ पर आप पहुँचे। क्या आपको लगता है कि वास्तव में शिक्षक पूरा एकजुट है अपनी मांगों को लेकर? बिल्कुल, जितने भी शिक्षक जो है प्रदेश भर से यहाँ आए हैं वो सभी एकजुट है। और कुछ समय ऐसा है, शराध का समय, कुछ शिक्षक जो है शराध की वजह से नहीं आए, परंतु जो जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश भर में जो है एक मोबिलाइज करने का प्रयास किया था, उसका जो है यहाँ पे परिणाम दिख रहा है कि 15 से 16 हज़ार शिक्षक यहाँ मौजूद हैं और दूर सुदूर पिथौरागढ़ जनपद और नेपाल बॉर्डर से जो है शिक्षक यहाँ पहुँचा हुआ है अपनी मांगों को मंगाने में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शिक्षक है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं कि जो ये रैली है शिक्षकों की, बड़ी तादाद में यहाँ पर शिक्षक पहुँचे हैं और शिक्षक संगठन का दावा है कि 15 से 16 हज़ार के लगभग जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अगर यहाँ से हम दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देखते हैं कि जो शिक्षक है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। आप इधर से आप तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जो ये तमाम जो ब्लॉक है, जनपद है, वो यहाँ पर पहुँचे और सबसे बड़ी बात है कि एकजुटता भी यहाँ पर शिक्षकों में नजर आ रही है। काफ़ी जो है वो चुनाव को लेकर अब क्या कुछ स्थिति है जो शिक्षकों को लेकर? देखिए, संगठन के साथ जब एक बार विभाग ने सहमति बना दी थी तो उसके बाद सरकार का दायित्व था कि अपनी बातों को अमल में लाएं और सरकार के साथ सहमति बनाने के बाद भी
उन हमारी जो भी मांगे थी उनको पूरा न करना वादा एक तरफ से वादा खिलाफी है। इसलिए आज मजबूरन सभी शिक्षक जो है सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। ये आप जनपद कार्यकारिणी भी देख सकते हैं कि जो देहरादून की जनपद कार्यकारिणी है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। किस तरीके से आप देखते हैं नरसिंगा, ढोल, दमाऊ, ये क्या है? ये तो देखो पहाड़ की संस्कृति के साथ हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहे हैं और ये शक्ति का प्रदर्शन है इस समय केवल अभी हमारा सरकार के विरोध में कोई नारेबाजी नहीं है, केवल अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए हम सड़कों पर हैं कि अभी भी चेताना चाहते हैं सरकार को कि हमारी मांगों को आप मान लें। जितनी मांगों पर सहमति बनी है उनके शासनादेश यदि बहुत जल्दी जारी हो जाते हैं तो हम अपनी हड़ताल जो आगामी प्रस्तावित है उसको वापस ले लेंगे। तो हमारा इसलिए देख सकते हैं कि सीधे तौर से जो तमाम शिक्षक है वो यहाँ पर मौजूद हैं और दूर दूर तक अभी आप नजर दौड़ाएंगे तो तमाम जो शिक्षक हैं जो स्कूलों में छात्रों को पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर से आज सड़कों पर हैं और साफ तौर से ऐलान कर रहे हैं कि यदि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आर पार की लड़ाई के लिए सरकार के साथ शिक्षक जो हैं वो तैयार है। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार सरकार क्या शिक्षकों के सामने झुकती है और उनकी जो मांगे यहाँ पर मनवाने का यहाँ पर आश्वासन दिया गया है उन्हें पूरा कर दिए या फिर जो शिक्षक है वो आंदोलन का रुख आगे भी यूं ही अपनाते हैं। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। राजधानी देहरादून में गांधी पार्क के बाहर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने भू कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे राज्य आंदोलनकारियों ने होर्डिंग के जरिए लोगों को भू कानून के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि राज्य में मूल निवास 1950 और आर्टिकल 371 लागू होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार मोटे अनाज पर MSP दे रही है, लेकिन इस स्कीम का फायदा तब होगा जब राज्य में भू कानून लागू हो जाएगा। वजह साफ है, कल आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों की तरफ से और तमाम उत्तराखंड के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ तक कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो कह रही है, मिलेट की बात कर रही है। वो मिलेट का मतलब है कि जो हमारे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा कौन देगा? जो मूल निवासी होगा। मूल निवासी कब होगा? जब उसे उसके अधिकार मिलेंगे। और जो हमारा सशक्त भू कानून होगा, जब भूमि नहीं होगी अनाज पैदा कहाँ से होगा, और जब अनाज नहीं होगा तो मूल निवासी नहीं होगा, उसे उगाएगा कौन? देहरादून से मसूरी मार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी और इसको लेकर परिवहन विभाग द्वारा नई स्ट्रेटजी बनाई गई है। आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि शनिवार और रविवार के दिन मसूरी रोड पर ज्यादा जाम देखने को मिलता है और इस समस्या को दूर करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा फैसला लिया गया है कि पब्लिक सर्विस व्हीकल जो कि धीमी गति से चलते हैं जैसे कि ई रिक्शा, उनको इस मार्ग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा जाम की समस्या उत्पन्न ना हो इसके लिए पुलिस के समन्वय से जितने भी जंक्शन हैं वहां पर किसी भी वाहन को रोका नहीं जाएगा और इसके साथ ही पर्यटकों द्वारा लाई गई गाड़ियों को मसूरी से पहले ही पार्क कराया जाएगा। देखिए, हम परिवहन विभाग की तरफ से दो तरह के काम कर रहे हैं। एक तो जो मसूरी जाने के लिए जो रोड है उस पर कॉन्जेशन कम से कम हो और जो सैटरडे और संडे को जो भीड़ लग जाती है उससे निजात पाने के लिए हम लोग ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि जो पब्लिक सर्विस व्हीकल हैं, ऐसे व्हीकल जो बहुत धीरे चलते हैं जैसे ई रिक्शा, उनको इस मार्ग से दूर रखा जाए और जाम ना लगने के लिए पुलिस के समन्वय से जितने भी जंक्शंस हैं वहाँ पर ये सुनिश्चित किया जाए कि जंक्शंस के 50 मीटर तक कोई वाहन ना रोका जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी भाजपा। 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित, कई घोषणाओं की दे सकते हैं सौगात। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपा गए। गृह मंत्री अमित शाह धामी सरकार के कार्यों की जमकर की सराहना। लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में भी भरा जोश। देहरादून के रजिस्ट्री घोटाले के प्रकरण में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी। एसआईटी खंगाल रही आरोपियों की कुंडली। जांच में एक के बाद एक खुल रहे कई राज। और राजधानी देहरादून में राज्य भर के टीचर्स ने किया हल्ला बोल। आश्वासन के बावजूद मांगे पूरी न होने पर फूटी नाराजगी। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप।